1914 की तपती गर्मियों में यूरोपीय महाद्वीप एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने कूटनीतिक बारूद के ढेर को आग लगा दी थी, जिससे आपस में जुड़ी सैन्य संधियों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। अगस्त की शुरुआत तक जर्मन साम्राज्य की युद्ध मशीन सक्रिय हो चुकी थी और उसकी सेनाएं पश्चिम की ओर बढ़ रही थीं। फ्रांस तक उनका रास्ता तटस्थ बेल्जियम से होकर जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह उल्लंघन युद्ध का अंतिम कारण था, जिसे लैटिन में कॉसस बेली कहा जाता है, यानी ऐसा कार्य या घटना जो युद्ध को भड़काए या उसका औचित्य दे। ऐतिहासिक रूप से यह ब्रिटेन के लिए बर्लिन को अंतिम चेतावनी देने का संकेत था, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति पश्चिमी मोर्चे की खूनी लड़ाई में कूद पड़ी। लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट के बंद दरवाजों के पीछे इतिहास लड़खड़ा जाता है। इस वैकल्पिक समय रेखा में ब्रिटिश कैबिनेट, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री एच एस्क्विथ और गहरे संकोच में पड़े चांसलर डेविड लॉयड जॉर्ज कर रहे हैं, संकट के किनारे पर रुक जाती है। वे यूरोपीय संकट को शौर्य की रोमांटिक कल्पनाओं से नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी गणना की ठंडी नजर से देखते हैं। वे तय करते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य महाद्वीपीय प्रतिद्वंद्विताओं के लिए अपना खून नहीं बहाएगा। अंतिम चेतावनी कभी भेजी ही नहीं जाके ब्रिटेन अपनी पूर्ण तटस्थता की घोषणा करता है और शानदार एकाकीपन की अपनी स्थिति बनाए रखने का विकल्प चुनता है। आधुनिकता का केंद्र बिंदु अब बदल गया है। ब्रिटिश साम्राज्य के हस्तक्षेप के बिना महाद्वीप पर सैन्य वास्तविकता तुरंत बदल जाती है। हमारी समय रेखा में छोटा लेकिन अत्यंत पेशेवर ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स यानी BEF महाद्वीप पर तेजी से पहुंचा और मॉन्स तथा ले कैटो में हताशा भरी देरी की लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने फ्रांसीसी सेना को पुनर्गठित होने के लिए कीमती दिन दिलाए। इस समय रेखा में BEF है ही नहीं। फ्रांसीसी सेना का बायां मोर्चा पूरी तरह उजागर रह जाता है, जो एक भू राजनीतिक शून्य में लटका हुआ है। जर्मनी की महान रणनीति श्लीफेन योजना भयावह और बिना किसी रुकावट के प्रभावशीलता के साथ काम करती है। जनरल वॉन क्लुक की पहली सेना को कोई ब्रिटिश प्रतिरोध नहीं मिलता। ऐतिहासिक मारने का चमत्कार कभी घटित ही नहीं होता। इसके बजाय ये मारने की तबाही बन जाती। फ्रांसीसी रक्षा पंक्तियां चकनाचूर हो जाती हैं। दिसंबर तक पेरिस पूरी तरह से घिर जाता है और जर्मनी की भारी क्रुप तोपों द्वारा विनाशकारी घेराबंदी का सामना करता है। स्विट्जरलैंड से लेकर नॉर्थ सी तक कोई खाई युद्ध रेखाएं नहीं है। यहाँ 4 साल तक की कीचड़ भरे गतिरोध का कोई दलदल नहीं है। फ्रांस को 1870 की अपनी हार का एक तेज और विनाशकारी दोहराव झेलना पड़ता है। 1915 की वसंत ऋतु में फ्रांस एक कड़वी बिना शर्त आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर करता है। बर्लिन अपनी पूरी अति औद्योगिकृत सैन्य शक्ति को अब पूरी तरह पूर्व की ओर मोड़ देता है। अब शाही रूस को जर्मन सेना के पूरे क्रोध का सामना करना पड़ता है। ताननबर्ग और मसूरियन झीलों की ऐतिहासिक लड़ाइयां 10 गुना बढ़ जाती हैं। लाखों जंग के अनुभवी जर्मन सैनिक, जो अब निष्क्रिय हो चुकी पश्चिमी मोर्चे से फिर से तैनात किए गए हैं, रूसी मोर्चे पर इस्पात की एक अजय लहर छोड़ देते हैं। रोमानोव राजवंश का पतन हिंसक रूप से तेज हो जाता है, जो 1917 के बजाय 1916 की शुरुआत में ही हो जाता है। पेट्रोग्राद की ओर जर्मन बढ़त को रोकने के लिए बेताब नई क्रांतिकारी सरकार शांति के लिए याचना करती है। कैसर विल्हेम द्वितीय अपनी अंतिम महत्वाकांक्षा पैक्स जर्मानिका की स्थापना हासिल कर लेता है। अब बर्लिन यूरोप की निर्विवाद राजधानी बन चुका है। जैसे ही 1920 का दशक शुरू होता है, यूरोप न तो निरस्त्रीकरण के युग में प्रवेश करता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के युग में। इसके बजाय ये एक अंधेरे पूर्व परमाणु शीत युद्ध में प्रवेश करता है। ब्रिटेन पूरी तरह से इंग्लिश चैनल की प्राकृतिक खाई के पीछे सुरक्षित रहता है। उसका वैश्विक साम्राज्य बरकरार है, लेकिन वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाता है। महाद्वीप पर शक्ति संतुलन बनाए रखने की सदियों पुरानी ब्रिटिश विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस जर्मन महाशक्ति का मुकाबला करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन एक बेतहाशा और विनाशकारी नौसैनिक हथियारों की दौड़ में उतर जाता है। इस्पात के दैत्य एक दूसरे को घूरते रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से अलगाववादी बना रहता है। यूरोपीय मामलों से मुंह मोड़कर पूरी तरह अपने घरेलू आर्थिक उछाल पर ध्यान केंद्रित करता है। वैश्विक संघर्ष के आघात के बिना अमेरिकी मानसिकता पर कोई घाव नहीं पड़ता, लेकिन वॉशिंगटन जर्मन आर्थिक ब्लॉक के विशाल उदय को बढ़ती मौन आशंका के साथ देखता है। दुनिया 3 प्रतिस्पर्धी संदेहपूर्ण प्रभाव क्षेत्रों में बढ़ चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पीठ मोड़कर अपने ही आर्थिक उछाल पर ध्यान केंद्रित करता है। तटस्थ बने रहकर ब्रिटेन ने अपनी एक पूरी युवा पीढ़ी को बचा लिया। सोम, पास्चनडेल और गैलीपोली की भयानक हत्याकांड कभी भी ब्रिटिश शोक की शब्दावली में शामिल नहीं हुए। परिवार पूरे रहे, कस्बों से युवाओं का खाली होना नहीं हुआ और साम्राज्य की अपार वित्तीय संपत्ति फ्लैंडर्स की कीचड़ में बर्बाद नहीं हुई। लेकिन भू राजनीति के भव्य रंगमंच में तटस्थता कभी मुफ्त नहीं होती। ये केवल भुगतान को चक्रवृद्धि ब्याज के साथ टाल देती है।
तटस्थता ने 1 दशक की शांति तो खरीद ली थी, लेकिन इसकी कीमत ब्रिटिश साम्राज्य के भविष्य से चुकानी पड़ी।